हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द बेस थ्योरम। ठीक है। तो बेस थ्योरम में क्या है कि हम जो हमारा सैंपल स्पेस है उसको हम पार्टीशन कर रहे हैं उससे। सपोज करिए कि सैंपल स्पेस हमारा ये एस है। ठीक है। इसके हमने छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर दिया कि मान लीजिए पार्ट E1 है, ये E2 एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरीके से लास्ट पार्ट हमने En तक कर दिया। यानी कि पूरा जो सैंपल स्पेस है उसकी जो हमने पार्ट किए हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन। यानी कि पूरे सैंपल स्पेस के हमने एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो सैंपल स्पेस था हमारा, ठीक है, उसके एन पार्ट्स कर दिए। और ये पार्ट्स हमने जो किए हैं उनमें हमने इस चीज का ध्यान रखा कि कोई सा भी पार्ट लेते हैं उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 होगा। ई आई इंटरसेक्शन EJ is 5. These are the mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive का मतलब है कि इनमें दो इवेंट कोई सी भी लेते हैं वो आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब है, एग्जॉस्टिव मीन्स कि सबका अगर हम यूनियन ले लेते हैं, यानी कि पूरी जो सैंपल स्पेस है उसके जो हमने एन पार्ट किए हैं उनका अगर हम यूनियन करते हैं तो वो पूरी सैंपल स्पेस आ जाएगी। ठीक है। तो वी हैव डिवाइडेड द सैंपल स्पेस एज in terms of mutually exclusive and exhaustive events, that is E1, E2 and En, such that union of all events is equal to sample space as or EI intersection EJ is equal to 5. EI means ith और jth कोई सी भी ले रहे हैं आप, या फर्स्ट सेकंड ले लें या फर्स्ट फोर्थ ले लें या सेकंड थर्ड ले लें या फिफ्थ फोर्थ ले लें, तो किसी का भी अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो क्या होगा, 5 होगा। यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सैंपल स्पेस और कोई अगर हम इवेंट लेते हैं, ए इवेंट है, ठीक है, ए इवेंट इस तरीके से है, उसका कुछ कुछ पार्ट सभी के अंदर कॉमन आ रहा है ना। तो जो भी हम ए जो इवेंट है, ए इवेंट को अगर हम क्या लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं एस इंटरसेक्शन ए। यानी कि ए का अगर हम इंटरसेक्शन एस के साथ लेते हैं, एस का मतलब टोटल सैंपल स्पेस, यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर आप ये समझिए कि एस क्या है, वो यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल जो सेट है एस, उसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ ले रहे हैं तो क्या होगा, वो ए के इक्वली आ जाएगा। और एस क्या कीजिए, एस को हमने डिवाइड किया हुआ है, या इसको ए इंटरसेक्शन एस लिख लो, एक ही बात है। ए को मैं पहले लिख लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन एस को हमने डिवाइड किया हुआ है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो En। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमने यूज की है, हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर यूनियन। ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन En। इस तरीके से हमने इसको जो है ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन E1 क्या होता है, ए इंटरसेक्शन E1 का मतलब है कि हम दो इवेंट ले रहे हैं, है ना। तो हमने जो डिफाइन किया था, हमने पहले डिवाइड किया था मल्टीप्लिकेशन रूल में, कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कि अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तब तो क्या हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, पी ए इंटू पी भी हो जाता है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई इवेंट अगर पहले हैपन हो रही है
है ना। मान लीजिए ए इवेंट पहले हो गई तो बी होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो ए के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है इंटरसेक्शन वाला, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन अगर इवन है, अगर इवन इवेंट पहले हो जाती है फिर हम ए होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पी इवन पी ए ऑब्लिक इवन। इसी तरीके से यूनियन की जगह हम और की जगह हम प्लस का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने प्लस को न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो हम प्लस का यूज करने लगे यूनियन की जगह। अभी हम सेट थ्योरी का यूज कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पी ई टू, अगर ई टू पहले हैपन हो रही है फिर ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए ऑब्लिक ई टू एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम कंटिन्यू रहेंगे लास्ट तक। हैपनिंग ऑफ इवेंट ई थ्री पी ए अपॉन ई एन, सॉरी अब हम एन एट टर्म तक पहुंच गए तो ई एन हमने ले। तो यानी कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए होने की, ए क्या है, ए ये इवेंट है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका इफेक्ट सभी पे पड़ रहा है, ई1 पर भी ई2 पर भी। अगर ई1 होती है तो ये वाला पोर्शन आएगा, ई2 होती है तो ये वाला पोर्शन आएगा, और ई एन होती है तो ये वाला पोर्शन आएगा। इसी तरीके से ई3 में भी कोई पोर्शन आएगा, ई4 में भी पोर्शन आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं कि वो सब पे इफेक्ट डाल रही है तो सबका सम के बराबर है। कुछ पार्ट ई1 के साथ है इसका इंटरसेक्शन, कुछ पार्ट ई2 के साथ है, कुछ पार्ट ई3 के साथ है, कुछ पार्ट आपका एन एच टर्म के साथ है। तो सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ए और हैपनिंग की हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसका पार्टीशन किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो हम सारी पॉसिबिलिटी ले लेंगे और उनको हम ऐड कर देंगे। अब हमारी है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या इंडिकेट करती है, बेस थ्योरम का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें ये तो कंफर्म हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ए इवेंट हैपन हो रही है, मगर वो कौन सी इवेंट के थ्रू हो रही है ये फाइंड आउट करना है। अगर 6 के थ्रू हो रही है, आई 5 के थ्रू हो रही है या सेकंड के थ्रू तो हो रही है, तब हम उसका यूज करेंगे बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम में पर्टिकुलर हम इवेंट का निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कोई इवेंट अगर ए की हैपनिंग तो हो चुकी है, हम ये चाहते हैं वो आई एस से निकले, है ना। आई एस का मतलब इट इंडिकेट मतलब 5th से 7th से 2nd से 3rd से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके साथ ई आई इंटरसेक्शन ए, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपकी ए है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये ऐसे ही हम करते हैं, है ना। जब भी कभी ए होने की तो हम रूल निकाला था, जो हमने रूल बनाया था कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी, जो हमने यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी बी ऑब्लिक ए। इसका मतलब हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लिया गया है और हमने डिवाइड किया है, जो इवेंट पहले हो चुकी है उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो लिखा था रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो हमने इसी से बनाया था। कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमने ये रूल बनाया था, उसको हमने कन्वर्ट किया था सेकंड एक्सरसाइज में रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम जो यूज यहाँ बेस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कोई इवेंट, ठीक है, कोई हैपनिंग हो रही है इवेंट ए की, वो पर्टिकुलर किस इवेंट के थ्रू हो रही है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। फर्स्ट के थ्रू होने निकलेगी तो क्या चांसेस होंगे, सेकंड के थ्रू होगी तो चांसेस क्या होंगे, सबके चांसेस अलग अलग होंगे। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आप देखो कि बहुत पार्ट कॉमन, बहुत थोड़ा सा पार्ट कॉमन आ रहा है, सेकंड में कंपेरेटिवली ज्यादा आ रहा है, ठीक है, थर्ड में और भी ज्यादा आ रहा है ना। तो यहाँ पर इनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे थर्ड वाली में कंपेरेटिवली टू सेकंड एंड फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं पर्टिकुलर इवेंट से, यानी कि फर्स्ट से निकले या सेकंड से निकले, तो हमें उसी के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना होगा और टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो पी ए होगी, जो कि सभी के साथ प्रोडक्ट रूल में लिखी गई है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, ये रूल है, ये फार्मूला है बेस थ्योरम का। इस फार्मूले से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि इसका यूज हम एक जनरली जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 2 बैट्स है, बैट के अंदर जो है बॉल रखी हुई है, रेड बॉल और ब्लैक बॉल है, ठीक है। एक में 3 रेड बॉल है, दूसरे में 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे में 7 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अचानक हम निकाल लें, हमें ये कंफर्म हो गया कि रेड बॉल निकली है, फिर हम ये चाहते हैं कि कौन से बैट से निकली, फर्स्ट से या सेकंड से या थर्ड से, ठीक है। तो उसके लिए हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। जब एक इवेंट हमें श्योर हो जाए, वो तो हैपनिंग हो चुकी है, लेकिन वो किसके थ्रू हुई है ये फाइंड आउट करने के लिए हम जो है बेस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसकी बड़े जो एक्सरसाइज है आपकी, थर्ड एक्सरसाइज है, वो आप ओपन करो। 13.3 का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेंट 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। एक कोई अर्न है ना, जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, जो अर्न दिया हुआ है उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। हमने क्या किया, उसमें से एक बॉल निकाला, ठीक है। और जो बॉल निकाली, उस कलर, मान लीजिए वो रेड कलर की थी, तो हमने क्या किया, वो रेड बॉल कलर की वो बॉल भी हमने उस टाइम के अंदर रख दी, और 2 एडिशनल बॉल आल्सो हमने उसके अंदर रख दी। यानी कि टोटल मिला के जो बॉल्स की जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको चेंज किया। तो यहाँ पर आप जो है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारी बॉल थी वो 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, तो पहली रेड भी निकल सकती है, पहली ब्लैक बॉल भी निकल सकती है। तो लेकिन हमें निकालना चाहते क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बॉल जो है वो क्या निकले, वो रेड बॉल। तो दोनों ही केसेस हमें लेने पड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि सेकंड बॉल रेड हो, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी क्या है कि पहली रेड बॉल हो सकती है, और है ना, और है तो प्लस कर देंगे, पहली ब्लैक बॉल भी हो सकती है। यहाँ 1 का मतलब ले रहा हूँ कि फर्स्ट बॉल जो निकाली गई है ना, और B1 का मतलब फर्स्ट ब्लैक बॉल निकाली गई है ना। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। R1 का मतलब है फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन रेड, ठीक है, और B1 का मतलब है फर्स्ट ड्रॉन ब्लैक बॉल, फर्स्ट ड्रॉन रेड बॉल और फर्स्ट ड्रॉन ब्लैक बॉल। इसी तरीके से आपको R2 का मतलब है द सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहली अगर रेड बॉल निकल गई, फिर हमें क्या करना है, दूसरी रेड बॉल निकालनी है। दूसरी जब रेड बॉल निकालेंगे, उसका इफेक्ट जो है दूसरी बॉल पे भी पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने पहली रेड बॉल निकाली है, ब्लैक बॉल निकाली है, फिर उसका इफेक्ट जो है दूसरी रेड बॉल जो निकालना चाहते हैं उस पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10,
है ना। रेड बॉल आपकी कितनी है, 5 है। अब क्या हुआ है, आपने पहली बॉल निकाली है वो रेड बॉल है ना। दो ही पॉसिबिलिटी है कि पहली बॉल आपको, जो हमारे पास दो ही कलर है, रेड है या ब्लैक है। पहली बॉल आप या तो रेड रेड निकालेंगे या ब्लैक निकालेंगे। पहली बॉल अगर आपने रेड निकाली तो फिर रेड बॉल आपने दो उसके अंदर और रख दी। जब दो बॉल आपने रेड और रख दी तो अब आपके पास कितनी हो गई रेड बॉल, अब आपके पास हो गई 7 हो गई। 7/12 बॉल हो गई, है ना। टोटल बॉल भी हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने पहली ब्लैक बॉल निकाली तो कितना हो जाएगा, 5/, ये तो 5/10 ही रहेगा। लेकिन हम अब सेकंड बॉल रेड निकालना चाहते हैं तो फेवरेबल केसेस तो 5 ही रहेंगे, टोटल केसेस कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो कितना आया, यह आया आपका 35/, ठीक है, 120 प्लस 25/120 इक्वल टू 60/120, यानी कि 1/12। मतलब इसमें हमें क्या करना था, उन्होंने जो कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन क्या दी हुई है कि हमारे पास जो है, जो 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल है, जो हम बॉल निकालते हैं उसी कलर की हमें 2 एडिशनल बॉल उसी के अंदर, उसी अंक के अंदर हम और डाल देते हैं, तो नंबर ऑफ बॉल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अभी हमारे पास जो बॉल्स हैं वो 10 है, तो टोटल बॉल्स कितनी बढ़ जाएंगी, 2 बढ़ जाएंगी, तो 12 हो जाएंगे। तो दोनों ही केसेस में हमने डिनोमिनेटर में 12 लिया है। लेकिन हमें निकालनी क्योंकि रेड बॉल है, ठीक है, तो एम हमारा रेड बॉल निकालने का ही है। तो अब रेड बॉल निकालने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल रेड बॉल है वो बढ़ गई यहाँ पर, क्योंकि पहले हमने रेड बॉल निकाली। देखिए यहाँ पर हमने पहली ब्लैक बॉल निकाली तो ब्लैक ही हमने और डाली, तो रेड बॉल की संख्या में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमारा एम जो है रेड बॉल निकालने का ही है। हाँ, राटू का मतलब हम ही चाहते हैं इन सेकेंड रो वी शुड गेट द रेड बॉल, ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकली है रेड बॉल निकालने की, सेकेंड ड्रॉ में हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ये मेथड है आपको, ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने वाला मेथड है। अभी हमने जो बेस थ्योरम का कंसेप्ट है वो अभी हमने यूज नहीं किया है, वो अगले वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी आप इसमें तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली है इस तरीके से रेड बॉल निकालने की। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि एक बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। तो 1 बैग है, उसके अंदर मैंने 1 बैग लिख दिया, फर्स्ट बैग लिख दिया 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल। इसी तरीके से सेकंड बैग है, 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball drawn from the first bag. अब हमारे पास 2 बैग्स है ना, तो E1 और E2 हमने लिख दिया कि E1 इज द, ये हमारा क्या है, सेलेक्टिंग द फर्स्ट बैग। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, सेलेक्टिंग द सेकंड बैग, ठीक है। तो ये इवेंट हमने ले लिए E1 और E2, और ए क्या ले लिया हमने, ए ले लिया ड्राइंग ए रेड बोर्ड। अब हमारे पास 2 बैग है, तो 2 बैग को सिलेक्ट करने के हम जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो दोनों बैग की सिलेक्ट करने की 1/2 रहेगी। भाई हमारे पास 2 बैग है, हम कोई सा भी बैग सिलेक्ट कर सकते हैं,
तो हमने पहला वेग सेलेक्ट किया या E1 सेलेक्ट किया और E2 सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 ही रहेगी, है ना। अगर 3 बैग होंगे, है ना, कि कोई फेवरेबल नहीं है, दोनों ही इक्वली लाइकली हैं या तीनों इक्वली लाइकली हैं, तो उन तीनों को सेलेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो 1/2 या 1/3 रहेगी। अगर हम जो है ये हमने जो इवेंट दी है ड्राइंग ए रेड बॉल, तो अगर हम फर्स्ट बैग से रेड बॉल सेलेक्ट करते हैं A/E1, यानी कि पहला बैग अगर हम लेते हैं उसमें से रेड बॉल सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/8, यानी कि 1/2 होगी। इसी तरीके से हम सेकंड बैग लेते हैं, सेकंड बैग में रेड बॉल सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2/8, यानी कि 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये श्योर हो चुका है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि हम ये श्योर हों कि वो बॉल जो हमने निकाली है, बॉल ड्रॉन इज रेड, वो फर्स्ट बैग से निकली है, ये आपको फाइंड आउट करना, इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए जो बेस थ्योरम कहती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे PE1/A इज इक्वल टू, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, जो इवेंट पहले हुई है मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं PE1 PA/E1 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आपने E1 सेलेक्ट किया फिर A निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर आपने जब सपोज करो E2 सेलेक्ट किया फिर A निकाल हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका यूज करें। तो PE1 और PA/E1 है, तो ये सारी वैल्यूज हमने पहले ही नोट कर ली है, इनकी वैल्यू आप पुट कर दो। जैसे हमारा E1 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो यहाँ 1/2 आ गया, है ना। PA/E1 कितना है, ये भी 1/2 है, ये भी 1, यहाँ पे 1/2 आ गया। ये तो यही नंबर आ जाएगी जो यहाँ ऊपर लिखी हुई है प्लस। ठीक है, फिर क्या है 1/2 और 1/4 आ गया, 1/2 इंटू 1/4, यानी कि ये हुआ 1/4 हो गया। ठीक है, ये 4 2 8, 2 2 4, है ना। यहाँ पर हम एल्शियम लेते हैं, ये 2 + 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 2 8, यानी कि 2/3 आंसर। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। इस तरीके से हमें जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो एक बार और समझ लो, इसका करने का मेथड ये एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है और 100% चांसेस है इसके, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन के आने के जो बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। क्यों 100% में क्यों कह रहा हूँ, या तो इसमें से आता है क्वेश्चन या आगे की 2 एक्सरसाइजेस आता है, लेकिन वो दोनों की आगे की एक्सरसाइज अब आपके सिलेबस से हट गई है, तो इसलिए चांसेस अब इसके 100% इसलिए हो गए। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको जो है 2 इवेंट जो दी गई है उनका हमें यूज करना है। एक तो 2 बैग दिए हुए थे फर्स्ट और सेकंड बैग, उनको हमने क्या किया, उनका नाम E1 और E2 रख दिया। पहला बैग सेलेक्ट करते हैं उसकी इवेंट E1 नाम रख दिया, जो सेकंड बैग सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी इवेंट को हमने E2 नाम रख दिया। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, कोई से भी बैग सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो 1/2 होगी। ठीक है, पहला बैग अगर सेलेक्ट करते हैं हम, तो रेड बॉल, ये क्या इवेंट लिए, ड्राइंग है रेड बॉल। If we select the first bag for getting the red ball, its chances are 4/8, यानी कि 1/2। If we select the second bag, its chances are 2/8, यानी कि 1/4 हो गया। According to Bayes theorem, ठीक है, P1 EI/A हमने जो फार्मूला लिखा था उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, आई की जगह हमने 1 पुट कर दिया है, बाकी यहाँ पर ए प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे क्योंकि 2 ही चांसेस थे, 2 ही केसेस थे, तो हमने 2 लिए। अगर n केसेस होंगे तो हम n केसेस लेंगे, 3 केसेस होंगे 3 लेंगे, जितने केसेस होंगे हम उतने केसेस ले लेंगे। टोटल से हमने डिवाइड कर दिया और जो वैल्यू हमने निकाली थी वो वैल्यूज हमने सारी इसके अंदर
पुट कर। तो बस ये सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इससे नहीं है। But a third question is, of the students in a college, it is known that 60% reside in hostels and 40% are day scholars. Previous years results report that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade, with 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he gets A grade. What is the probability that the student is a hosteler? ठीक है, two types of students are there, hostler and day scholar. ठीक है, 60% reside in hostel and 40% are day school. So we have two events, है ना? As we have mentioned here, E1 and E2. ठीक है, E1 is the event of selecting a hostler student and E2 be the event of selecting a day scholar student. तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको किया था वैसे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब आपको लिखने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो इवेंट है आपकी। इफ वी सेलेक्ट ए स्टूडेंट हॉस्टलर दैट इज E1 event, the probability of E1 is 60%. 60% means 60 upon 100. यानी कि यू कैन राइट 6/10 या 60/100 ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। these numbers are easily calculatable, है ना? In a hostel and 40% are day scholar. E2 is the event of day scholar, selecting a day scholar. So the probability of selecting a day scholar is 40%, 40/100. ठीक है, these are the E1 and E2 two events. Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel again attain a A grade. ठीक है, तो probability of attaining A grade if it is a hostler, है ना? अगर वो hostler है, उसका A grade है, उसकी probability कितनी है? वो 30% है ना? तो 30/100 होगा। ठीक है, इफ ए स्टूडेंट भी सेलेक्ट attain A grade, ठीक है, it is a day scholar, its chances are 20%. इस तरीके से we have note down all the data. ठीक है, now we have to find out the probability a student get A grade, है ना? It will be a hostler. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि it must be a hostler. What will be the chances? ठीक है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, उसको A ग्रेड मिला है, वो हॉस्टलर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वही रूल अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, ये लिख देना, ये मेंशन करना।